64 साल पहले एक फिल्म आई थी, धूल का फूल। उस फिल्म में बेहद खूबसूरत गीत था। अभिनेता मुकरी की गोद में एक बच्चा था। उस गीत में एक बेहतरीन लाइन थी, अच्छा है तेरा अभी तक नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, मतलब जिस ज्ञान ने इंसान को बंटवारा सिखाया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। यानी उस ज्ञान का कोई इल्जाम तुझ पर नहीं है, कोई आरोप तुझ पर नहीं है। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है। ना किसी धर्म से कोई वास्ता, ना धार्मिक उन्माद में किसी का गला काट देने की कोई मंशा। क्योंकि जब धर्म से राब्ता होता है और सही रास्ता ना दिखाया जाता, तो वो होता है जिसकी तस्वीरें हमने नूह में देखी है। तब गाड़ियां जलती है, गोलियां चलती है, पत्थरबाजी होती है, हिंसा होती है, हत्याएं होती है। जब आप धार्मिक उन्माद में दूसरे धर्म की कद्र करना छोड़ देते हैं, तब नूह का दंगा सामने आता है। तब सामने आती है वो घिनौनी मानसिकता जो सिर्फ खून बहाना चाहती है, जो इंसान को इंसान समझने से इनकार कर देती है, जो कमतर देखने की आंखें खोल देती है। सिर्फ उसे सामने वाला कमतर दिखाई देता है। इस तस्वीर को आप देखिए, सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों के पीछे छुपे हुए आम लोग हैं, छुपे हुए पुलिस वाले हैं। मैं कुछ पल के लिए बोलना बंद करती हूं, आप बस वीडियो में आ रही आवाजों को सुन लीजिए। देखो, ये देखो भाई फाइल, ये देखो भाई फायरिंग होते हुए। सुनिए, आप पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे। सिर्फ फर्ज कीजिए कि आप वहां पर होते हैं। गोलियों की आवाज आपको हर जगह से सुनाई दे रही है। आपको कैसा लगा? वीडियो में जो पहाड़ इस वक्त आपको दिख रहे हैं ना, वहां से गोलियां चल रही हैं, जिन गोलियों ने 6 सनातनियों की जिंदगी छीन ली। कुछ लोग मेरी इस व्याख्या को देखकर कहेंगे कि एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही है, एक तरफा बात हो रही है। मैं साफ कर देती हूं, मेरी कोई बात एक तरफा नहीं होती है। लेकिन जब पहाड़ पर छुपकर टारगेट करके गोलियां चलाई जाए, तो मैं किसका पक्ष लेने के लिए खड़ी रहूं? मैं पूछना चाहती हूं, कौन छुपे हुए थे पहाड़ों में जो हिंदू समुदाय की रैली को टारगेट कर रहे थे? कौन थे जो गाड़ियों में आग लगा रहे थे? कौन थे जो हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसा रहे थे? मुझे बताइए, दुनिया की कौन सी कौम, दुनिया का कौन सा शख्स जान लेने पर आमदा उन लोगों के समर्थन में खड़ा होगा? कौन? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर कोई हमला करेगा, तो क्या आप धर्म देखकर उसका समर्थन करेंगे? क्या आप उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे? मेरा मजहब इस्लाम है और मुझे फख्र के साथ यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं मुसलमान हूं। लेकिन मेरा धर्म मुझे कट्टरता नहीं सिखाता, मुझे हिंसा नहीं सिखाता। और जो हिंसा करेगा, फिर चाहे उसका धर्म कोई भी हो, वो मेरे ही धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगी। मैं उनके समर्थन में नहीं हूं जो पहाड़ों पर बैठकर गोलियां चला रहे थे। मैं इस शख्स का भी समर्थन नहीं करती जो दीवार की आड़ में छुपकर पहाड़ों पर गोलियां चला रहा है। इसके हाथ में राइफल किसने थमाई? मैं सवाल करना चाहती हूं हरियाणा पुलिस से, जिसकी मौजूदगी में यह गोली चला रहा है। कौन है ये और पुलिस क्या कर रही है? आखिर क्यों किसी अधिकारी ने इस शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की? किसने इसे हिंसा का लाइसेंस दिया? इस सवाल का जवाब हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार को देना होगा। मैं इस शख्स का भी समर्थन नहीं करती हूं और उसका भी नहीं जो पहाड़ों में छुपकर गोलियां चला रहा है। जो इनिशियल इंसिडेंट के बाद से किसी प्रकार की फ्रेश वायलेंस नहीं हुई है और पूरी जगहों पे फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है। करीब 14 कंपनी बाहर से बुलाई गई हैं जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, और 21 कंपनियां जो हरियाणा पुलिस की हैं वो अपार्ट फ्रॉम द नूह पुलिस वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि नूह की हिंसा किसी के उकसावे की वजह से नहीं हुई। इस हिंसा के पीछे पूरी प्लानिंग थी। पहले वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो नूह के साइबर क्राइम थाने पर हुए हमले का वीडियो है। देखिए कैसे दंगाइयों ने थाने को घेर रखा है। ध्यान से देखिएगा, प्लानिंग की बारीकी भी देख लीजिएगा।
सड़क पर चल रही बस को हाईजैक कर दिया जाता है। एकदम देखते रहिएगा। फिर उसी बस को या उसी बस से थाने का गेट तोड़ने की कोशिश होती है। बस आई, हाईजैक किया और इसी बस से थाने के गेट को तोड़ने की कोशिश हो गया। और जब गेट नहीं टूटता है या नहीं तोड़ पाते हैं तो थाने की दीवार तोड़ दी जाती है और इसके बाद दंगाई थाने में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नूह की तिरंगा पार्क पर सबसे पहले ब्रिज मंडल यात्रा पर पथराव होता है और ये पूरा आपको मैप के जरिए जो है आप समझ जाइए कैसे ये यात्रा का रूट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तिरंगा पार्क सबसे नीचे वाले इलाके में आपको दिख रहा होगा, तिरंगा पार्क, और ये लगभग 2 किलोमीटर 200 मीटर है। फिर साइबर क्राइम वाला वो थाना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको। तो सबसे पहले ब्रिज मंडल यात्रा पर पथराव हुआ है, द फर्स्ट पॉइंट। पथराव वाली जगह से महज आधा किलोमीटर दूर वो सदर थाना आपको दिखाई दे रहा होगा। सदर थाना दिख रहा है ना, 500 मीटर की दूरी पर है ये यात्रा का रूट। इस थाने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अच्छा, फिर सदर थाने से थोड़ी दूरी पर एक महिला थाना भी है, 900 मीटर की दूरी पर। महिला थाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। दंगाइयों ने इस थाने की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं की। महिला थाने से थोड़ी दूर सिटी पुलिस स्टेशन है, लगभग 1 किलोमीटर 200 मीटर। तिरंगा पार्क से तीनों थाने 1.25 किलोमीटर से भी कम दूरी में है, लेकिन किसी भी थाने पर, किसी भी इन तीनों थाने पर हमला नहीं हुआ। हमला कहां हुआ? सीधा सदर क्राइम थाना नूह पर। यानी तिरंगा पार्क जो वो फर्स्ट मार्क आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये नीचे 3 पीले मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं और फिर एकदम ऊपर आपको लास्ट वो मार्क दिखाई दे रहा है। इन फर्स्ट और लास्ट मार्क के बीच में 3 मार्क आते हैं, 3 थाने आते हैं। ये तीनों थाने उस रूट पर थे जिससे यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन हमला कहां किया गया? तिरंगा पार्क से 2.25 किलोमीटर दूर साइबर क्राइम थाने पर, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। थाने पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई, थाने में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, थाने में मौजूद रिकॉर्ड जलाने की कोशिश हुई, रिकॉर्ड जलाने की कोशिश हुई। ये सब जो आप सुन रहे हैं मैं कह नहीं रही हूं, ये पुलिस की एफआईआर में पढ़कर आपको बता रही हूं। ये सब क्यों किया गया अब वो भी समझ लीजिए। भीड़ जुटी और हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरी प्लानिंग। इसी साल 28 अप्रैल को नूह के 14 गांव में पुलिस ने रेड की थी। तारीख को नोट कर लीजिए, 28 अप्रैल 2023 14 गांव में पुलिस की रेड हुई। 5000 पुलिस वाले इस रेड में शामिल थे। एक साथ 320 ठिकानों पर रेड की गई। लोगों से साइबर ठगी के 66 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 66 आरोपी अरेस्ट हुए साइबर ठगी के लिए। इन आरोपियों ने देश के 28,000 लोगों से 100 करोड़ की ठगी की थी। इलाका कौन सा है? नूह। तारीख क्या है? 28 अप्रैल 2023। मामला क्या है? साइबर ठगी। कितने की? 100 करोड़ की। कितने लोगों के साथ? देश के 28,000 लोगों के साथ। और साइबर पुलिस स्टेशन पर हुए हमले का मकसद बताइए क्या है? उन रिकॉर्ड्स को, सबूत को जलाना, ताकि इन दंगाइयों के भाई बंधु जो ठग है वो रिहा हो जाए। यहां हैरानी की बात यह है कि जिन गांव में रेड की गई थी वो साइबर क्राइम थाने से 50 किलोमीटर दूर है। तो फिर 50 किलोमीटर दूर से सबूत मिटाने के लिए भीड़ इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई? दरअसल ये भीड़ वहां पहले से मौजूद थी। इन्हें पता था कि दंगा कब शुरू होगा, हमला कब करना है। इस्लाम तो किसी से ठगी करना नहीं सिखाता, वो तो कहता है हराम है ये। इस्लाम में तो ब्याज लेना तक हराम है। तो ये कैसे मुसलमान हैं जो लोगों से ठगी करते हैं, फिर इस्लाम को खतरे में बताकर हिंसा करते हैं? कैसे समर्थन करूं इनका? कोई एक वजह तो बता दीजिए कि इनका समर्थन कर दूं। इन दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा। बच्चों को टारगेट किया, महिलाओं को टारगेट किया, पुलिस वालों को टारगेट किया, यहां तक कि जज को भी टारगेट किया। दंगाइयों ने एडिशनल जज अंजलि जैन की गाड़ी को आग लगा दिया। अंजलि जैन अपनी बेटी के साथ दवाइयां लेने के लिए अस्पताल गई थी। लौटते वक्त उनकी कार पर हमला कर दिया। किसी तरह जज और उनकी मासूम बेटी की जान बच पाई। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी मानसिकता वालों का समर्थन कौन कर सकता है?
कुछ होंगे जो आपको सोशल मीडिया पर इन दगाइयों को मसीहा बताते हुए मिल जाएंगे, उनके विक्टिम कार्ड निकाल के खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। मेरा खुदा, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता है। मैंने कल आपको बताया था नूह हिंसा से पहले कांग्रेस विधायक मामन खान कैसे उकसा रहे थे, भड़काऊ ट्वीट कर रहे थे, और फिर क्या किया, उस ट्वीट को मिटा दिया। अरे भाई, अगर तुम इतने सच्चे थे, इतने पक्के थे, तुम्हें ये इस बात का पूरा यकीन था कि जो तुमने किया है वो हक है, वो सच है, तो फिर ट्वीट क्यों डिलीट किया? मामन खान साहब, उसे रहने देते। मैं मोनू मानेसर के लिए भी लगातार इसी तरीके से बोलती रहूंगी। हाँ, भगौड़ा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर आपने क्या किया, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और भरतपुर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। अगर मोनू मानेसर इतना तुम में दम है तो आओ पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। अगर तुम वाकई निर्दोष हो तो आओ पुलिस को साबित कर दो कि निर्दोष हो, लेकिन तब तक भगोड़े रहोगे और आरोपी हो। आज दीपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार से इस्तीफा मांग लिया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये हटे, हमें कमान दे। हम दिखाएंगे हरियाणा में 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, कोई एक दंगा नहीं हुआ हरियाणा में, कहीं एक कानून व्यवस्था की विफलता का कोई बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिला हरियाणा में। तो हम वो दिखाएंगे कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सुरक्षा का वातावरण बनाकर हम देंगे। दीपेंद्र साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस विधायक ने क्या सत्ता पाने के लिए ही लोगों को उकसाया? जवाब तो आपको देना होगा। आप इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका हक है, आप विपक्ष में हैं। 10 साल आप कह रहे हैं कोई दंगा नहीं हुआ, तो आपका और ज्यादा हक हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए, जिस शख्स का नाम मामन खान है, जो आपकी पार्टी का विधायक है, यानी कांग्रेस पार्टी का विधायक है, जिस पर उकसाने का आरोप है, उनसे आप इस्तीफा क्यों नहीं मांगते मेरे भाई? जवाब दोनों तरफ के दंगाइयों को देना होगा। अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, इन मौत की जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी ना। आज मैं एक सलाह देना चाहती हूँ उन माँ बाप को जो अपने बच्चों के हाथों में शान से पत्थर थमा रहे हैं, जो अवैध कट्टे उनके हाथों में थमा रहे हैं, किसी मेडल की तरह उसे देख रहे हैं। नूह हिंसा के अलग अलग मामलों में अब तक 176 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। नूह में अब तक 46 एफआईआर दर्ज हुई है। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो 83 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 159 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी ये कार्रवाई चल रही है। जो जिसने जहाँ किया है उसकी हम कार्रवाई। एक त्रुटि आंकड़ा दुरुस्त करना चाहती हूं, अब तक 193 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। माफ कीजिएगा, 93 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये जान लीजिए कि जिनका नाम एफआईआर में है उन्हें अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी उन्हें नौकरी पर नहीं रखेगी। और ये भी जान लीजिए कि अब वो पुलिस की लिस्ट में गुंडे और बदमाशों की कैटेगरी में आएंगे। खुद से पूछिएगा, इस हिंसा से हासिल क्या हुआ? क्या जिस धर्म की शोभा यात्रा पर हमला हुआ वो धर्म मिट गया? क्या शोभा यात्रा फिर कभी नहीं होगी, किसी कोने में नहीं निकलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हुआ तो वो ये है कि आपका नुकसान हुआ, उस इलाके का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई जो है वो आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। और इस हिंसा से दिलों में जो नफरत पैदा हुई और जो ठेस पड़ी है, ये जान लीजिए उसे खत्म होने में अब सदियां लग जाएगी। और इसीलिए उन तमाम माँ बाप को मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि अपने धर्म के प्रति आप जितनी भी जानकारी देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति अपने बच्चे में सम्मान जरूर दीजिए। बस ये इतनी सी सलाह है।